नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुहिलों का अभ्युदय यानी गुहिल वंश का अभ्युदय उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में गुप्त शासकों की केंद्रीय शक्ति के कमजोर हो जाने के बाद कुछ समय के लिए राजस्थान पर हूणों का दबदबा बना रहा। उनके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में राजपूतों के विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित किए। इन राजपूत राजवंश में मेवाड़ के गुहिल राजवंश का एक स्वतंत्र स्थान है। गुहिल वंश के लिए गेहलोत, गोहित्य, गोहिल, गोमिल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ की जो पहली राजधानी थी नागदा थी और कालांतर में नागदा ही जो है वो चित्तौड़गढ़ कहलाने लगा। इस वंश के प्रमुख नेता गुह ने अपने राज्य की स्थापना दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में की और यहीं से इस गुहिल वंश की अन्य शाखाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में फैल गई। गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई? अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल के वंशज हैं। बाद के मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अबुल फजल को आधार मानते हुए उन्हें ईरान के बादशाह का वंशज बताया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है और जैन ग्रंथों के आधार पर गुहिलों को बल्लभी के राजा शिलादित्य का वंशज बताया है। टॉड के विवरण के अनुसार वल्लभी राज्य पर शिलादित्य शासन करता था और आगे चलकर शिलादित्य का पुत्र जिसे गुहदत्त कहते हैं, वो मेवाड़ का शासक बना। इतिहासकार जो स्मिथ हैं वो भी गुहिलों को विदेशियों की संतान मानते हैं और वे राजपूतों को हूणों से संबंधित मानते हैं। कविराज श्यामल दास गुहिलों को विदेशियों की संतान नहीं मानते। उनके अनुसार गुहिल क्षत्रियों के 36 राजवंशों में से एक था। डॉक्टर D.R. भंडारकर शिलालेखों और एकलिंग महातव्य के आधार पर गुहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान कहते हैं। तो वस्तुतः गुहिल वंश की उत्पत्ति और उसकी आदि निवास स्थान के बारे में विद्वानों में बहुत मतभेद है। राजस्थान में गुहिलों की जो शाखाएं हैं, चित्तौड़ प्रशस्ति जो कि 1274 ईस्वी की है, उससे ज्ञात होता है कि उस समय गुहिल वंश की अनेक शाखाएं थी। मुनत नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। शिलालेखों और ताम्रपत्रों में भी टोड ने 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो इन 24 शाखाओं में 24 शाखाओं में निम्न गुहिल शाखाएं जो थी वो अधिक प्रसिद्ध रही हैं, जिसमें कल्याणपुर के गुहिल, चाटसू के गुहिल, मालवा के गुहिल, बांगड़ के गुहिल, धोड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल और मेवाड़ के गुहिल। मेवाड़ के गुहिलों का उदय गुहिल और उसके उत्तराधिकारी जो मेवाड़ के थे, गुहिल गुहदत्त यानी आनंदपुर बड़नगर के अंतिम राजा शिलादित्य का पुत्र था। जनश्रुति के आधार पर केवल इतना कह सकते हैं कि मेवाड़ के गुहिल अधिक प्रसिद्ध है। गुहिलों की जो सत्ता का केंद्र है वो नागदा था और 1869 ईस्वी के सिक्कों से मालूम चलता है कि गुहिल एक बड़े क्षेत्र का शासक था। गुहिल का शासनकाल संभवतः 566 ईस्वी के आसपास था। गुहिलों के उत्तराधिकारियों के समय को लेकर भी इतिहासकारों में काफी मतभेद है और अभी तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि गुहिल के उत्तराधिकारियों का जो क्रम है वो इस तरीके से रहा होगा: शील, अपराजित, भरतभट्ट, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह और उसके बाद नागादित्य ने शासन किया होगा। इस तरीके से उत्तराधिकारियों का क्रम रहा होगा। कर्नल टॉड ने भी 8 पीढ़ियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार गुहिल की 8वीं पीढ़ी में नागादित्य नाम का राजा हुआ जो भीलों के हाथों मारा गया और भीलों ने गुहिलों से अपना ईडर राज्य वापस छीन लिया और आगे चलकर नागादित्य का पुत्र बाप्पा, जिसे बप्पा भी कहते हैं, बहुत पराक्रमी शासक हुआ। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य में गुहिल राजपूत राजवंश के संस्थापक राजा थे, जिनका शासनकाल 713 ईस्वी से 810 ईस्वी था। इनका जन्म मेवाड़ के महाराजा गुहिल की मृत्यु के 191 वर्ष बाद यानी 713 ईस्वी में ईडर में हुआ। उनके पिता ईडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे। बप्पा को रावल की उपाधि भील सरदारों ने दी थी और इनकी राजधानी नागदा थी। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं होकर एक उपाधि है जो सम्मान और बड़प्पन का सूचक है। कुछ जगहों पर इनका नाम कालाभोज मिलता है। बप्पा ने नागदा के पास 734 ईस्वी में एकलिंग जी का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया और इनके शासनकाल में सोने के सिक्के भी प्रचलन में थे। इन सिक्कों के दोनों ओर कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग, नंदी और दंडवत करता हुआ पुरुष, नदी, मछली, बिंदुओं की पंक्ति, त्रिशूल आदि चिन्ह अंकित हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बप्पा जो था एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था।
बप्पा की चित्तौड़ विजय। जनश्रुति के अनुसार 8वीं सदी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी जो गुहिल के नाम से फेमस हुई। बप्पा ने मौर्यवंशी राजा मान मौर्य को परास्त करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर मतभेद है क्योंकि शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्यवंशी शासक 9वीं सदी में चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। अबुल फजल ने भी बप्पा द्वारा चित्तौड़ लेने का उल्लेख नहीं किया है। इनकी मृत्यु कन्नड़ के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बप्पा जब खुरासन राज्य में चले गए और के राज्य को जीता तो और वहां की बहुत सी मलेच्छ स्त्रियों के साथ विवाह किया, जिससे उनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां हुई और 100 वर्ष की उम्र में वहीं पर बप्पा का देहांत हो गया। भट्ट ग्रंथों पर आधारित टोड का जो ये वृत्तांत है, क्योंकि कन्नड़ टोड ने इसका वर्णन किया इस तरीके से, तो टोड का ये वृत्तांत कई विद्वानों का जो है वो कपोल कल्पित बताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बप्पा का देहांत नागदा में हुआ था। ओझा ने भी लिखा है कि आज भी बप्पा का जो समाधि स्थल है वो बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बप्पा के उत्तराधिकारी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बप्पा के उत्तराधिकारी का नाम इस प्रकार से दिए हैं। उस बप्पा के बाद भोज, फिर महेंद्र, नाग, शिलादित्य, अपराजित, काला भोज, खुमान प्रथम, फिर मत्तट, फिर भरतव्रत ने शासन किया, फिर खुमान द्वितीय, फिर महायक, खुमान तृतीय, भरतव्रत द्वितीय, अल्लठ, नरवाहन, शक्ति कुमार, अंबा प्रसाद और उसके बाद लगभग 10 ऐसे शासक हुए जिनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले भोज के समय, बप्पा के बाद जब भोज शासक बना तो उसके समय शांति बनी रही। भोज के बाद मेवाड़ के भीलों ने महेंद्र से उसकी भूमि छीनकर उसकी हत्या कर दी। महेंद्र के बाद नाग केवल नागदा के आसपास के क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार कायम रख पाया। नाग के बाद शिलादित्य पराक्रमी शासक निकला, उसने भीलों को परास्त करके उनकी भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। अपराजित ने शिलादित्य के विजय कार्य को आगे बढ़ाया और गुहिलों की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। कालभोज के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। संभवतः उसने यशोवर्मन को उसके दक्षिण अभियान में सहयोग दिया, ऐसा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। खुमान प्रथम को मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष करने का श्रेय दिया जाता है। खुमान प्रथम के बाद मत्तट से लेकर महायाक तक के जो शासकों का समय है वो पराभव का काल माना जाता है। खुमान तृतीय, जिसका शासनकाल 827 ईस्वी से 926 ईस्वी ने गुहिल राजवंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। किसने? खुमान तृतीय ने, तथा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। भरतव्रत जो द्वितीय था उसने यथास्थिति को बनाए रखा। उसके बाद अल्लट राजा बना। अल्लट ने देवपाल परमार को पराजित करके गुहिलों की सैनिक शक्ति को बढ़ाया। अल्लट के बाद नरवाहन ने मेवाड़ राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास जारी रखा। शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार नरेश मुंज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अधिकार कर लिया और आगे चलकर चालुक्यों ने परमारों को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सिद्धराज और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय में मेवाड़ पर चालुक्यों का अधिकार कायम रहा। उसके बाद शक्ति कुमार के उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद को चौहानों का सामना करना पड़ा। फिर वैरी सिंह और उसके उत्तराधिकारी विजय सिंह के समय में गुहिलों ने आहड़ क्षेत्र पर फिर से अधिकार करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। 1171 ईस्वी में सामंत सिंह गद्दी पर बैठा। फिर 1174 के आसपास सामंत सिंह ने चालुक्य नरेश अजय पाल को परास्त करके मेवाड़ को ख्याति प्रदान की और कुछ वर्षों बाद ही जालोर के चौहान राज्य के जो संस्थापक थे कीर्तिपाल के हाथों वह पराजित हुआ। कीर्तिपाल ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु सामंत सिंह के जो छोटे भाई थे कुमार सिंह, उन्होंने चालुक्यों तथा सिसोदिया सरदार भुवन पाल की सहायता से कीर्तिपाल को परास्त करके चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लिया। कुमार सिंह के बाद पदम सिंह और उसके बाद जेतृ सिंह सिंहासन पर बैठा। जेतृ सिंह का शासनकाल 1213 से 1252 ईस्वी रहा और 1213 ईस्वी में जेतृ सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा और उसने 1252 तक शासन किया। जय सिंह ने अपने सैनिक विजयों से न केवल मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया बल्कि उसकी सीमाओं का विस्तार करके अपने राजनीतिक प्रभाव को भी बढ़ाया। जेतृ सिंह की पड़ोसी राज्य की प्रतिनिधि कैसी थी? जालोर के चौहान राज्य के संस्थापक कीर्तिपाल ने गुहिल राजा सामंत सिंह को परास्त करके जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद जेतृ सिंह ने गुहिलों की इस पराजय का बदला लेने तथा आसपास के राज्यों पर मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाने का निश्चय किया और चौहान वंश के राजा उदय सिंह के नाडोल राज्य पर आक्रमण कर दिया। चौहान नरेश उदय सिंह ने फिर अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पोत्री रूपा देवी का विवाह जेतृ सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ करके मेवाड़ के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया।
जेतन सिंह के पूर्व गुजरात के शासकों ने मेवाड़ में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था, लेकिन जेतन सिंह इनके प्रभाव से कैसे और कब मुक्त हुए ये स्पष्ट नहीं है। जेतन सिंह और दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान उसमें इल्तुतमिश था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण करके उसे वो अपनी अधीनता में लाना चाहता था। तो संभवतः उसने 1222 से 1229 के बीच मेवाड़ पर आक्रमण किया। जेतन सिंह को इसी समय इल्तुतमिश की सेनाओं से संघर्ष करना पड़ा। जयसिंह सूरी द्वारा लिखित हमीर मर्दन से पता चलता है कि दिल्ली सुल्तान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना मेवाड़ की राजधानी नागदा तक पहुंच गई थी। जेतन सिंह अपनी सेना सहित राजधानी से बाहर चला गया और उसने छापामार युद्ध प्रणाली से जगह जगह पर मुस्लिम सेना का डटकर सामना किया। अंत में तुर्कों को मेवाड़ से वापस लौटना पड़ा। चीरवा शिलालेख में भी इस बात की पुष्टि होती है कि सुल्तान के सैनिकों के साथ युद्ध में नागदा का शहर नष्ट हो गया और इस नगर का तुर्कपाल मारा गया था। सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष हुआ। जेतन सिंह का आबू शिलालेख के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि जेतन सिंह का सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा की सेना के साथ भी युद्ध हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख दास और सेना नायक भी था। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उसने सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने अपने सेनानायक हवास खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात जाते समय या लौटते समय इस मुस्लिम सेना के साथ जेतन सिंह का यह युद्ध हुआ और शत्रु सेना भाग खड़ी हुई, परंतु इस युद्ध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं हो पाई है। दिल्ली सुल्तान और नासिरुद्दीन से संघर्ष। जेतन सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाया था और जलालुद्दीन को इस निमंत्रण के पीछे अपने प्राणों का भय लगा और अपने साथियों सहित चित्तौड़ के पास की पहाड़ियों में जाकर छिप गया। सुल्तान ने उसका पीछा किया। 8 महीने के प्रयास के बाद जब वह अपने ध्येय में सफल नहीं हो पाया तो वापस दिल्ली लौट गया। फरिश्ता ने इस सैनिक अभियान का समय 1248 ईस्वी के आसपास बताया, परंतु तारीख नासिरी का जो लेखक है मिनाज उस सिराज, उन्होंने एक दूसरे सैनिक अभियान का वो उल्लेख करते हैं। वो लिखते हैं कि जब उल्लू खां यानी बलबन को सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने नाइब पद से हटाकर नागौर का एकता प्रदान किया तो बलबन ने नागौर जाने के बाद रणथंभौर, बूंदी और चित्तौड़ तक धावा मारा था। बलबन का जो सैनिक अभियान है वो 1253 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो इस अभियान का जो मुख्य ध्येय था वो लूटमार द्वारा धन प्राप्त करने तक सीमित था। कारण जो भी रहा हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जेतन सिंह की सैनिक शक्ति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सेना को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। जेत सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की जो नवोदित शक्ति से उससे सशंकित हो उठे और उनकी शक्ति को कुचलने का प्रयास करने लगे। जेतन सिंह के समय में मेवाड़ का जो क्षेत्र है चालुक्यों के प्रभुत्व से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त किया। जय सिंह ने अपनी केंद्रीय शक्ति को सुसंगठित किया और उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसने चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को समझा और उसकी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण कराया। जय सिंह ने विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्रदान किया तथा मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया, परंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। जेत सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन है? जैत सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह उत्तराधिकारी बना। तेज सिंह का शासन समय जो था वो तय करना मुश्किल है। उसके समय का जो अंतिम शिलालेख मिलता है 1267 ईस्वी का, उसके उत्तराधिकारी समर सिंह का प्रथम शिलालेख 1273 ईस्वी का है, जिससे उसकी जानकारी मिलती है। तेज सिंह को सिंहासन पर बैठते ही धोलका के राजा वीर धवल के आक्रमण का सामना करना पड़ा। बघेल सेनाओं ने मेवाड़ के कई इलाकों में लूटमार और हत्या की, परंतु तेज सिंह उनका सामना करता रहा। जेतर सिंह की तरह तेज सिंह को भी तुर्कों से संघर्ष करना पड़ा। तेज सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आबू शिलालेख, चीरवे के लेख तथा साहित्यिक जितनी भी रचनाएं उनके आधार पर उसे अपने समय का एक शक्तिशाली शासक माना जा सकता है, जैसा कि इन शिलालेखों में और साहित्यिक रचनाओं में मिलता है। उसे भी दिल्ली सल्तनत की सेना से लोहा लेना पड़ा। गुहिल नरेश अमर सिंह ने सुल्तान अलाउद्दीन को परास्त करके चित्तौड़ की रक्षा की। समर सिंह ने किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया। उसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांत रहा। उसने कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। उसके समय में पदम सिंह, केल सिंह, कलहण, कर्म सिंह जैसे शिल्पकार और रत्नप्रभ सूरी, पाठचंद, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभचंद्र जैसे विद्वान विद्यमान थे। तो ये हमने पढ़ा गुहिल वंश का अभ्युदय, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।